impurities arsenic, sulfur, antimony removed in form of volatile oxide, क्योंकि O2 के साथ रिएक्ट करके H2O3, SO2 और Sb2O3 रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बना लेंगे जो वोलेटाइल हैं और वेपर फेज में अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लाइटर इंप्योरिटीज जो है ना, ये स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर। Lighter impurities of sulfur, arsenic, antimony removed in form of volatile elemental vapors, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ये सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये डिफरेंस होता है, यहाँ ऑक्साइड वेपर्स बनती हैं इंप्योरिटीज की और वहां एलिमेंटल वेपर्स बनते हैं। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है बेटा, क्योंकि जहां पर भी ऑक्सीजन रहेगी है ना, वहां तो ऑक्साइड ऑक्सीडेशन होना ही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। तो क्योंकि सल्फाइड का भी ऑक्सीडेशन होगा और जो इंप्योरिटीज होंगी उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये तो टूट गया जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन और है ना, या कैल्साइट कहते हैं इसको। तो इस यहाँ पर सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी ये कन्वर्ट हो जाएंगे एलिमेंटल वेपर्स के फॉर्म में। ओके, सभी ने नोट कर लिया ना। अब हम इसी में और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। देखो और एग्जांपल क्या है, जैसे लेड सल्फाइड है, गैलेना है ना, इसको O2 एयर की प्रेजेंस में हीट कर दो तो ये क्या बनाएगा, PbO, लेड सल्फर ऑक्साइड है ना, और SO2 लेड ऑक्साइड। ये येलो कलर का होता है बेटा, याद रखिएगा, येलो इन हॉट कंडीशन, लेड ऑक्साइड येलो इन हॉट कंडीशन है ना। और ये आपने शायद पढ़ा होगा कहां पर, सॉलिड स्टेट में, कि F सेंटर्स की वजह से इसका कलर चेंज होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड का कलर चेंज होता है, इस तरह से ये रेड से येलो और रेड कोल्ड कंडीशन में कैसा है। कैल्शिनेशन में कहां से आई बेटा, पहले जब ओर आप लोग लेके आओगे ना तो ओर में इंप्योरिटीज तो होगी ना, तो उसमें कौन सी इंप्योरिटीज, सल्फर की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, ये इंप्योरिटीज क्योंकि और जब आप ऑब्टेन करते हो उसमें कई सारी इंप्योरिटीज होती है, तो वो इंप्योरिटीज किस किस फॉर्म में रिमूव होगी हम इसकी बात कर रहे हैं। वो कहां से आई वो तो अर्थ क्रस्ट में होगी ना साथ में। तो लेड ऑक्साइड येलो इन हॉट कंडीशन, SO2 बनेगा। अब जैसे मैं कहूं आपसे, आपके पास है CuCO3 होल ट्वाइस, इसका नेम याद है क्या, ये तो गैलेना था हमारा। ये जो और होता है ये होता है बेटा बेसिक कॉपर कार्बोनेट, मेलाकाइट है ना, मेलाकाइट, और इसका कलर होता है बेटा ग्रीन। जब हम इसको हीट करते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करना होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा है ना, प्लस वाटर निकल जाएगा, प्लस CO2 निकल जाएगी। अच्छा, इसको फर्दर हीट करने पर ये करीब 1100 पर ये Cu2O में कन्वर्ट हो जाता है। Cu2O में ये ज्यादा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ज्यादा स्टेबल है सॉलिड स्टेट में, तो मोर स्टेबल ऑक्साइड। ओके, तो हमने लेड सल्फाइड होगा तो हम करेंगे रोस्टिंग, और अगर कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, तो हम करेंगे कैल्शिनेशन। जैसे एल्यूमिना के लिए क्या करोगे बेटा बताइए, एल्यूमिना है आपके पास Al2O3 बॉक्साइड ओर, मेन और ऑफ एल्यूमिनियम, इसका नेम होता था बॉक्साइड। बताइए, यहां पर हीट कर दें बस, कैल्शिनेशन करा दें तो Al2O3 बनेगा सॉलिड, क्योंकि 2200 होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, और वाटर वेपराइज हो जाएगा, 2 बोल्स ऑफ वाटर अलग हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग ओर के लिए कैल्शिनेशन और सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग। ठीक है, बेटा जैसे ही कंप्लीट कर लें मैं टोटल वोट ड्रॉप करूंगा, मुझे इन्फॉर्म करें। देखो इसको रिवाइज करने का बढ़िया तरीका ये होगा कि आप क्या करें, वीके जसवाल उठाना और क्वेश्चंस को करते जाना।
ठीक है, उसमें भी क्या होगा, इन्हीं थ्योरी पॉइंट से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो जब आपको ये थ्योरी अच्छे से पता है एक बार, है ना, तो आप क्वेश्चन करोगे ना तो वो थ्योरी पॉइंट्स भी याद होते जाएंगे कि हाँ ये इसमें होता था, ये इससे रिलेटेड है। और आंसर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप इसका लेवल 1 बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। और क्वेश्चंस आते हैं बेटा मेटलर्जी से, ऐसा नहीं है कि जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते, मेटलर्जी से आते हैं क्वेश्चन। इलिंगम डायग्राम अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलो तो मैं रफ कर दूं कंप्लीटली। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इसका कलर ब्लैक होता है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड है ये कॉपर ऑक्साइड। जनरली कॉपर का कलर होता है ब्लू, बट कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। और जो इसका बेसिक कार्बोनेट है वो ग्रीन कलर का होता है कॉपर का सॉलिड। ठीक है बेटा, अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी पार्शियल रोस्टिंग। पार्शियल रोस्टिंग ये क्या है समझते हैं। पार्शियल रोस्टिंग है ना, हमने देखा था सेल्फ रिडक्शन कराना था या ऑटो रिडक्शन कराना था। तो पार्शियल और रोस्टिंग का मतलब क्या होगा कि रोस्ट तो करना है, एयर में लेना है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई लेते हैं एयर की। ठीक है ना बेटा, हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड पार्शियल रोस्टिंग। हीटिंग ऑफ ओर in limited supply of air is called partial roasting. Heating of ore in limited supply of air is called partial roasting. ठीक है, इसमें पहला है बेटा हमारा CuFeS2। इसका नेम क्या था, कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स इज मेन ओर ऑफ कॉपर। कॉपर पाइराइट्स इज मेन ओर ऑफ कॉपर। ये किस किस का मिक्सचर था, अभी बताया था मैंने आपको, केमिकली एसोसिएशन था ना कुछ। किसका मिक्सचर था, ये Cu2S प्लस FeS प्लस FeS2 का मिक्सचर होता है बेटा। Cu2S प्लस FeS प्लस FeS2 का मिक्सचर होता है, जिसमें यहां पर कॉपर पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर भी Fe पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तभी तो हम कहते हैं कि जो आपका सॉरी ये, और ये क्या होगा सल्फर, ये जो सल्फर है इस पे क्या चार्ज आता है -2, और यहाँ सल्फर पर क्या चार्ज आता है -1, क्योंकि ये पॉलीसल्फाइड है। ठीक है, तो Cu2S प्लस FeS प्लस FeS2 क्लियर। अब इनकी पार्शियल रोस्टिंग कैसे करेंगे तो समझना, CuFeS2 को हीट करते हैं इन लिमिटेड O2। लिमिटेड O2 बेटा, अगर O2 का अमाउंट कम है तो मुझे एक बात बताओ, कौन रिएक्ट करेगा इनमें से, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन के साथ। कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है कि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, आयरन की। आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, मतलब आयरन तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कॉपर अभी भी सल्फाइड के फॉर्म में रहेगा। आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और कॉपर अभी भी सल्फाइड के फॉर्म में है, प्लस SO2 गैस बनेगी, SO2 गैस रिलीज होगी। अच्छा ये जो FeO सॉलिड बना, इसका नेचर क्या है, बेसिक होगा। आयरन ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ये आयरन ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, क्या ये बेसिक नेचर का होगा, बिल्कुल। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको SiO2 के साथ मिला देते हैं। SiO2, SiO2 ये कहलाता है फ्लक्स, डेफिनेशन अभी बताऊंगा। फ्लक्स नेचर कैसा है, एसिडिक। तो क्योंकि ये बेसिक सब्सटेंस नॉन फ्यूजिबल है, ये अपने आप मेल्ट नहीं होगा, हमें इसमें फ्लक्स ऐड करना होगा जो कि ऐसा सब्सटेंस है एसिडिक नेचर का। तो यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन होगा FeO प्लस SiO2 और आयरन सिलिकेट बनेगा FeSiO3 लिक्विड, और इसको हम कहते हैं स्लैग। स्लैग, तो स्लैग का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, स्लैग का। तो FeO सेपरेट हो गया, स्लैग बना लिया इसने। अच्छा Cu2S में होगा क्या कि Cu2S में कुछ इंप्योरिटी अभी रह जाएगी,
Cu2s जो है उसमें FeS की इम्प्योरिटी अभी रह जाएगी। तो 98% तो रहता है कॉपर सल्फाइड एंड 2% की इम्प्योरिटी अभी भी रहती है। तो ये जो है 98% Cu2s प्लस 2% FeS, इट इज नोन एज कॉपर मेट्टे। कॉपर मेट्टे, मेट्टे MATTE, कॉपर मेट्टे। याद रखिएगा क्वेश्चन आ चुका है। 90% 98% Cu2s प्लस 2% FeS इज नोन एज, कॉमनली नोन एज कॉपर मेट्टे, MATTE, मेट्टे। ठीक है। तो क्या किया हमने, CuFeS2 को लिमिटेड O2 के साथ हीट किया, ऑक्सीडेशन हुआ जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी, FeO बना। FeO को हटाना है तो हम फ्लक्स ऐड करेंगे, फ्लक्स की डेफिनेशन अभी लिखेंगे हम। SiO2 बेसिक सब्सटेंस है तो एसिड मिला दो, एसिडिक सब्सटेंस है तो बेसिक स्लैग मिला, फ्लक्स मिला दो। ये दोनों मिलके फ्यूजिबल कंपाउंड बनाते हैं जो मोल्टन फॉर्म में मिल जाता है हमें, स्लैग। ये बहुत लाइट पार्टिकल होता है तो ऊपर तैरता रहता है, इसलिए ये जो मेटल हमें मिलेगा उसके ऑक्सीडेशन को भी रोकने में हेल्प करता है। प्लस Cu2s रह गया, 98% प्योर है, 2% की इम्प्योरिटी है FeS की, तो जो रिमेनिंग मिक्सचर मिलेगा उसको हम कॉपर मेट्टे कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा डायरेक्टली, व्हाट इज कॉपर मेट्टे? तो 98% Cu2s प्लस FeS, याद रखेंगे, नोट करें इस रिएक्शन को जिसमें हमने पार्शियल रोस्टिंग कराई है। हाँ, SiO2 यूज क्यों करते हैं बेटा, लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लग जाइए, स्लैग का भी मीनिंग बताऊंगा मैं, सारी डेफिनेशन बाद में बता रहा हूँ, इसके नीचे सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन। पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए। स्लैग की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, और हम क्यों एसिड और बेस यूज करते हैं, ये सब बता रहा हूं मैं अभी। वैसे आप फैमिलियर होने चाहिए इन वर्ड्स के साथ, क्योंकि ये 10th में भी थे, फ्लक्स वर्ड। नहीं देखो, अगर लिमिटेड नहीं होगी ना, अगर एक्सेस होगा तो दोनों ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको कि FeO भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और Cu2O भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर हम पार्शियल रोस्टिंग यानी कि सेल्फ रिडक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम अलग स्टडी इनको करेंगे अलग अलग। ठीक है ना, कि स्लैग फॉर्मेशन हमने कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही कंटेनर में एक बार में हो जाता है, उसको हम कहते हैं बेसेमराइजेशन। ठीक है। एक बार में ही सब कुछ होता है साथ साथ, मतलब स्लैग का फॉर्मेशन भी होगा, ये भी बनेगा, फिर इसकी सेल्फ रिडक्शन भी होगा, तो कॉपर मेटल मिलेगा हमें मॉल्टन फॉर्म में। कंप्लीटेड। सही सही बताना बेटा, फ्लक्स मुझे नहीं लगता कि फ्लक्स, तो शायद आपने पढ़ा होगा, फ्लक्स के नीचे लिखा है एसिडिक, हाँ यार सॉरी, ना फ्लक्स के नीचे लिखा है एसिडिक। आपने फ्लक्स वर्ड तो सुना होगा और स्लैग भी सुना होगा। Fe2 में बेटा ये देखो क्या है, Fe+2 है और ये S2-2 है, पॉलीसल्फाइड है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे +2 आई, तो इस पे माइनस बनाएगी सल्फर पर। अच्छा, फिजिक्स में वो अलग है बेटा, फिजिक्स वाला फ्लक्स अलग है, वो तो आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा। कॉपर मेट्टे वाला पॉइंट ये है
कि 98% CO2s plus FeS 2%, it is known as copper matte. 98% CO2s plus 2% FeS is known as copper matte. ठीक है, कंप्लीटेड ना? चलो मैं रफ करता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर। पहले तो आप हेडिंग लिख लीजिए स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग, ठीक है। देखो इसको एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो स्मेल्टिंग एक स्लैग फॉर्मेशन है। मतलब ये बेसिक या एसिडिक इम्प्योरिटी को हटाना, स्लैग को बना के एक लिक्विड फ्यूजिबल सब्सटेंस बना के हटाना, वो कहलाता है स्मेल्टिंग। लेकिन क्योंकि कार्बन रिडक्शन के टाइम पर ही इस प्रोसेस को यूज करते हैं, स्मेल्टिंग कब करी जाती है? जब हम कार्बन रिडक्शन करा रहे हैं। तो मिस्टेकनली इसको क्या कह देते हैं? कार्बन रिडक्शन, बट द प्रॉपर वर्ड इज स्लैग फॉर्मेशन। तो नोट करना बेटा डेफिनेशन स्मेल्टिंग के लिए। स्मेल्टिंग, generally word smelting is used for carbon reduction. Generally word word smelting is used for carbon reduction. Generally word smelting is used for carbon reduction because slag formation accomplish with carbon reduction. Because slag formation accomplish with carbon reduction. I'm repeating, generally word smelting is used for carbon reduction. Generally word smelting is used for carbon reduction because slag formation accomplish with carbon reduction. Because slag formation accomplish with carbon reduction. ठीक है, आगे लिखना। बट प्रॉपर वर्ड फॉर स्मेल्टिंग इज स्लैग फॉर्मेशन। बट प्रॉपर वर्ड फॉर स्मेल्टिंग इज स्लैग फॉर्मेशन। बट प्रॉपर वर्ड फॉर स्मेल्टिंग इज स्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉपर वर्ड फॉर स्मेल्टिंग इज स्लैग फॉर्मेशन। अब हेडिंग लिखना बेटा स्लैग। देखो मैं क्या कह रहा था कि जब हम कार्बन रिडक्शन करते हैं ना, उसी टाइम पे हम फ्लक्स मिला के स्लैग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फ्लक्स मिला के स्लैग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कार्बन रिडक्शन को ही स्मेल्टिंग कह दिया जाता है। लेकिन स्मेल्टिंग क्या है? स्लैग फॉर्मेशन है। स्लैग का बनना स्मेल्टिंग है, ना कि कार्बन का रिडक्शन। लेकिन दोनों एक ही स्टेप में होते हैं, इसलिए मिस्टेकनली स्मेल्टिंग को क्या कहते हैं बेटा? मिस्टेकनली स्मेल्टिंग को कार्बन रिडक्शन कह दिया जाता है। ठीक है, तो आप प्रॉपर यूज याद रखिएगा कि स्लैग फॉर्मेशन इज नोन एज स्मेल्टिंग विथ कार्बन रिडक्शन। तो स्लैग क्या होगा? आप स्लैग की डेफिनेशन देख लेते हैं। नोट करना बेटा, स्लैग आर lighter less denser. Slag are lighter less denser floats on surface of molten metal. Slag are lighter less denser floats on surface of molten metal. Floats on surface of molten metal prevent aerial oxidation of molten metal. Prevent aerial oxidation of molten metal. Prevent aerial oxidation of molten metal. देखें क्या है स्लैग? स्लैग वर्ड यूज होता है फ्लक्स। अब कोई ये केमिकल होगा जिसको हम मिलाएंगे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, और वो इम्प्योरिटी होगी नॉन फ्यूजिबल जो कि मेल्ट नहीं हो सकती, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। तो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी को हटाने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिनको हम फ्लक्स यूज करते हैं। तो स्लैग फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी है। कंपाउंड्स होंगे जनरली ऑक्साइड्स होंगे फ्लक्स विच आर यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज, है ना? क्या बोलेंगे हम बेटा? ऑक्साइड्स
एसिडिक ऑब्लिक बेसिक which are used to remove impurities। ठीक है, impurities को हटाने के लिए हम ऑक्साइड्स को यूज करते हैं और दे आर नोन एज फ्लक्स। अब स्लैग कैसे बनेगा, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी। एसिडिक इम्प्योरिटी है ना, एसिडिक इम्प्योरिटी आ गई मान लो, टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटी बेसिक फ्लक्स इज यूज्ड। बेसिक फ्लक्स इज यूज्ड, क्या करना है आपको, एसिडिक इम्प्योरिटी मान लीजिए SiO2 सिलिका की इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है, ठीक है ना, तो ये एसिडिक होगा, सिलिकॉन ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो हम इस पर डाल देंगे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और हीट कर रहे होंगे साथ में, क्योंकि हम कार्बन रिडक्शन करते हैं तो हीटिंग तो चल रही होती है, तो ये दोनों मिलके अब ये है कैसा, बेसिक जो कि फ्लक्स है, और ये है एसिडिक इम्प्योरिटी, तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, CaSiO3 लिक्विड मॉल्टन फॉर्म में आ जाएगा बेटा, ये कहलाएगा स्लैग। तो स्लैग कैसे होते हैं, लाइटर लेस डेंसर फ्लोट्स ऑन सरफेस मेटल लिक्विड के ऊपर, ये सरफेस पर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, जिससे कि मेटल का एरियल ऑक्सीडेशन रुक जाता है। अब इसका मतलब क्या था एरियल ऑक्सीडेशन का, बेटा जब हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो वहां एयर भी होगी, तो जो मेटल है वो फिर से एयर के साथ रिएक्ट करके मोल्टन फॉर्म में ऑक्साइड बना सकता है, लेकिन उनके ऊपर अगर स्लैग की एक लेयर बन जाए, एक लेयर बन जाएगी, तो फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। तो एरियल ऑक्सीडेशन जो सरफेस है उसका ऑक्सीडेशन को कौन रोकता है, स्लैग रोकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा, अगर हमारे पास इंप्योरिटी कैसी होगी, बेसिक, ठीक है, टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटी, बताइए, टू रिमूव बेसिक इंप्योरिटी कैसा स्लैग यूज करेंगे हम, फ्लक्स यूज करेंगे, एसिडिक फ्लक्स इज यूज्ड, एसिडिक फ्लक्स इज यूज्ड। जैसे इंप्योरिटी क्या हो गई आपके पास, FeO की है सॉलिड, तो हम इसमें क्या डाल दें, SiO2। अब SiO2 यहाँ पर क्या हो गया, अपना फ्लक्स हो गया, जो कि एसिडिक होगा, तो अभी अभी जो बनाया था हमने FeSiO3 लिक्विड, है ना, ये स्लैग होगा, ये स्लैग होगा। तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या है, स्मेल्टिंग इज स्लैग फॉर्मेशन। व्हाट इज स्लैग, जब हम इम्प्योरिटी को हटाने के लिए ऑक्साइड्स मिलाते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक हो सकते हैं, तो उनको फ्लक्स कहते हैं। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको, केमिकल को हम स्लैग कहेंगे। एसिडिक इम्प्योरिटी को हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स मिलाते हैं, और बेसिक इम्प्योरिटी को हटाने के लिए एसिडिक, क्योंकि हमारा एम क्या होता है, एक सॉल्ट बनाना जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और जो लिक्विड स्टेट में आ जाए, और जिसकी डेंसिटी कम हो, जो लाइटर हो, जो सरफेस पर फ्लोट करता है और एरियल ऑक्सीडेशन को रोक के। ये सारा प्रोसेस एक साथ होता है, आगे हम कार्बन रिडक्शन पढ़ेंगे उसके साथ ये प्रोसेस होता है, ठीक है, तो नोट करना है। अलग से नहीं कराते कि पहले अपन ने स्मेल्टिंग करा दी, स्लैग फॉर्म कर लिया, उसके बाद फिर रिडक्शन करा रहे हैं बेटा, नहीं। जब मैं सेपरेटली आपको मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसी टाइम पे जब कार्बन डाला जाता है रिडक्शन कराने के लिए, उसी टाइम पर कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया जाता है, उसी टाइम पर SiO2 डाल दिया जाता है, ताकि स्लैग का फॉर्मेशन साथ साथ हो जाए। नोट करें। वैसे जितना अपन ने पढ़ा है ना, इससे थोड़ा कम तो 10th क्लास में था ये स्लैग और फ्लक्स के बारे में। डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं मैं। Slag are lighter, less denser, floats on surface of molten metal. Slag are lighter, less denser, floats on surface of molten metal. Prevents aerial oxidation of molten metal. देखो इसको मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ कि जब हमने रिडक्शन कराया तो हमें मेटल मिला, है ना। अब मेटल किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, मेटल लिक्विड के फॉर्म में, तो इसके सरफेस पर यहां पर बन जाएगा बेटा स्लैग। अब जब O2 रहेगी अगर एटमॉस्फेयर में, O2, तो इस मेटल की फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक लेगा,
तो स्लैग की जो लेयर बनती है, क्योंकि लाइटर है, लेस लेस डेंसर है, तो ये तैरता रहेगा, तो इसकी वजह से इसका एरियल ऑक्सीडेशन रुक जाएगा। तो एरियल ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है स्लैग, टू प्रिवेंट द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ मॉल्टन मेटल। स्मेल्टिंग की डेफिनेशन देखना बेटा। स्मेल्टिंग, जनरली वर्ड smelting is used for carbon reduction. Generally word smelting is used for carbon reduction because slag formation accomplish, ACCOMPLISH, accomplish with carbon reduction, with carbon reduction, but proper word for smelting is slag formation. Impurities के नीचे कहां पर impurities, non fusible, नॉन फ्यूजिबल जो मेल्ट नहीं हो सकती, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, नॉन फ्यूजिबल, नॉन फ्यूजिबल, ठीक है, यहां पर नॉन फ्यूजिबल आएगा। बेटा जनरली इनके लेटिस एनर्जी इतनी ज्यादा होती है ना, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, SiO2 हो गया, ये मेल्ट नहीं होते उस टेम्परेचर पर जिस पर रिडक्शन हो रहा है। तो इनको हटाने के लिए, मेल्ट करने के लिए हम इसमें फ्लक्स ऐड करते हैं। फ्लक्स का काम होता है टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज। कंप्लीटेड। ठीक है बेटा, टॉप पार्ट में रफ कर रहा हूँ। अच्छा, आप सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन में क्या करते हैं? बिल्कुल वीकेजेस वाले स्टार्ट कर दो, आप कर सकते हो क्वेश्चंस, क्योंकि आज हमारा इलिंगम डायग्राम भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। स्लैग का यूज क्या है बेटा? देखो, स्लैग का यूज एक तो हमने बताया ना कि टू प्रिवेंट द, टू प्रिवेंट द एरियल ऑक्सीडेशन, मेटल का एरियल ऑक्सीडेशन रोक देता है। ठीक है, ये सारी टर्म जब हम पर्टिकुलर मेटलर्जी को पढ़ेंगे अलग अलग मेटल के लिए, तब आपको बिल्कुल डायग्राम के साथ समझ में आ जाएगा कि स्लैग फॉर्म हुआ और ये मेटल के ऊपर तैर रहा है, इसको हम अलग से सेपरेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर रहे हैं। फ्लक्स, फ्लक्स की अभी डेफिनेशन मैंने लिखी तो थी बेटा, नोट कर लो फ्लक्स के लिए, नोट कर लीजिए बेटा फ्लक्स। नोट करना। ऑक्साइड्स, 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 ब्रैकेट में लिख लेना एसिडिक ऑब्लिक बेसिक, ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑब्लिक बेसिक, which are used, which are used, which are used to remove, to remove non-fusible, which are used to remove non-fusible impurities, impurities, ठीक है। Oxides which are used to remove non-fusible impurities are called, are called flux, flux, ठीक है।
एंड फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी क्या होता है बेटा? स्लैग फॉर्मेशन। इसमें एक नोट पॉइंट रह गया बेटा, हाँ हाँ याद आ गया मुझे। देखो क्या याद करना है आपको, ये पूछा जा सकता है जनरली फॉस्फेट phosphate and silicate slags exist because they are thermally stable, because they are thermally stable, thermally stable। देखो अगर हम कार्बोनेट का स्लैग बनाना चाहें, है ना, कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, तो इनके स्लैग एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, है ना। किस, केवल कौन से स्लैग एग्जिस्ट करते हैं? जैसे अभी अभी मैंने जितने भी एग्जांपल लिए उसमें सिलिकेट ही बनाया, या फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट और सिलिकेट स्लैग थर्मली स्टेबल है, उस हाई टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे। लेकिन अगर ये रहेंगे तो ये टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, CO2 गैस निकल जाएगी, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, SO2 गैस निकल गई, NO2 गैस, तो ये हाईली अनस्टेबल है, दे आर थर्मली अनस्टेबल, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो कौन से स्लैग एग्जिस्ट करते हैं? ओनली फॉस्फेट एंड सिलिकेट स्लैग, फॉस्फेट एंड सिलिकेट स्लैग। एक और चीज याद रखना, थॉमस स्लैग, ये बहुत फेमस स्लैग है, थॉमस, थॉमस, थॉमस स्लैग, है ना। थॉमस स्लैग है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, Ca2 P, Ca3PO4 whole twice। कैल्शियम फॉस्फेट इज कॉमनली नोन एज थॉमस स्लैग। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी नाम से, थॉमस स्लैग। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट इज नोन एज थॉमस स्लैग, कैल्शियम फॉस्फेट इज नोन एज थॉमस स्लैग। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी थी, सॉलिड, है ना, इम्प्योरिटी थी, तो आप क्या करो उसमें P4O10 मिला दो, फॉस्फोरस +5 में ना, ये एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, तो दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और ये कहलाता है हमारा थॉमस, थॉमस स्लैग, है ना। तो टॉम एंड जेरी में टॉम का नेम क्या रहता है? थॉमस। ठीक है, तो थॉमस स्लैग याद रखेंगे। अब कुछ, और टॉम का पूरा नेम बेटा, शॉर्ट में टॉम बोलते हैं, पूरा नेम होता है थॉमस। कभी वो एक आंटी आ जाती है ना उसमें, डांटने लगती है थॉमस को, थॉमस, थॉमस स्लैग याद रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट। कॉपर पायरेट्स को पार्शियल रोस्टिंग क्यों करते हैं? देखो कॉपर पायरेट्स में बेटा अपन ने देखा था ना कि कॉपर है, Hg है और लेड है, ये इनकी ऑक्सीजन एफिनिटी कैसी है? कम है, तो ऑक्साइड्स के साथ ये सेल्फ प्रोडक्शन शो कर सकते हैं, सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस, इसलिए पार्शियल रोस्टिंग करते हैं। क्योंकि पार्शियल रोस्टिंग के की हेल्प से हमें अनदर कोई भी, हाँ बेटा संस्कार, याद है तुमको, कोई भी रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। हमें क्या करना है? कम से कम खर्चा करना है, कार्बन का खर्चा बच जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेड सल्फाइड को अगर पार्शियल रोस्टिंग से हम यूज सेपरेट कर लें तो हमारे पास कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पार्शियल रोस्टिंग करता है। देखो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ कैसे करना है, सेकंड वाला। हम्म, क्या मैं रफ कर दूं? अब सेकंड लिखना बेटा, क्या लिखना है आपको? फॉर सेल्फ प्रोडक्शन, फॉर सेल्फ प्रोडक्शन, ठीक है, 2/3
2/3 ore is converted into oxide. For self production 2/3 ore is converted into oxide. कैसे होगी रिएक्शन समझना। हमने पीवीएस लिया और पीवीएस के 3 मोल ले लिए बेटा, मान लीजिए 2 मोल और 1 मोल, है ना। तो टोटल आपके पास 3 पीवीएस हो गया, 3 मोल। तो 2/3 मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, O2 ली लिमिटेड। तो लिमिटेड लेंगे तो 3 मोल में से उसने 2 मोल के साथ रिएक्ट किया और पीवीओ बनाया प्लस SO2 गैस निकल गई, है ना। अब जो बना हुआ पीवीओ होगा ये, है ना, ये इसके साथ रिडक्शन शो करेगा, पीवी प्लस SO2 गैस निकल जाएगी, क्योंकि SO2 का बनना ज्यादा फिजिबल है। तो इसी प्रोसेस को हम ऑटो रिडक्शन कहते हैं या सेल्फ रिडक्शन कहते हैं। ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन मतलब पहले कुछ सल्फाइड था टोटल, हमने उसका कुछ पार्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्साइड और सल्फाइड आपस में रिएक्ट करेंगे और सल्फर यहां से ऑक्सीजन छीनेगा, SO2 बनाएगा, इसका बनना फिजिबल है, और SO लेड डिपॉजिट हो जाएगा। तो इट इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन में हम लिमिटेड O2 के साथ हीट करते हैं, जिससे हम ओर का 2/3 पार्ट तो कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्साइड में, और बना हुआ ऑक्साइड बचे हुए सल्फाइड को रिड्यूस करके Pb प्लस SO2 बना देता है। क्या कहा मैंने? बना हुआ ऑक्साइड बचे हुए सल्फाइड को रिड्यूस कर देता है, तो Pb प्लस SO2। क्लियर? ये प्रोसेस हमें करनी है। एक तो पार्शियल रोस्टिंग हमने करी थी CuFeS2 के केस में, और दूसरा है लेड के केस में। मरकरी के साथ भी होगा, बट हम अलग से वहीं पर देखेंगे। 1-2 पॉइंट और हैं बेटा। सिंटरिंग एक तो ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्टरी। अब ये सब इंडस्ट्रियल प्रोसेस के नेम हैं। जैसे सिंटरिंग क्या होता है, आप मुझे बताओ, कोई भी फर्नेंस है ना, इस तरह से मैंने एक फर्नेंस लिया, है ना, मान लीजिए ऐसे बहुत बड़ा फर्नेंस होगा, कई मीटर लंबा फर्नेंस होगा। तो जब हम इसमें और पार्टिकल को गिराएंगे ऊपर से, है ना, तो बहुत सारे और पार्टिकल्स के वॉल पर रह जाएंगे, बहुत सारे बेटा, कई kg ऑफ अमाउंट इनके वॉल्स पर रह जाएगा, जो कि रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाता है, इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं अबव मेल्टिंग पॉइंट। तो जो पाउडर्ड ओर है, जो वॉल में रह गया है, ये सब बल्क, तब हम इसको सेपरेट करके फिर से रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है सिंटरिंग, जिसमें पाउडर्ड ओर को मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हीट करके, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करके फिर से इकट्ठा कर लिया जाता है। रिफ्रैक्टरी क्या होता है बेटा? ये जो आपकी फर्नेंस है जिसमें हम हीट कर रहे हैं, बहुत हाई टेम्परेचर हमें ले जाना पड़ता है। तो इसके इनर वॉल पर हम क्या करते हैं, कुछ इंसुलेटर्स लगा देते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, जो इसको बचाते हैं बेटा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। नहीं तो हो सकता है अगर कोई मेटल ले तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या ब्रिक्स होंगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अंदर ब्रिक्स लगाई जाती है किसकी? रिफ्रैक्टिव सब्सटेंस की, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिनका 3000 मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो रिफ्रैक्टरी मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस यूज करने, सिंटरिंग मतलब हमें इकट्ठा करना है और पार्टिकल को, तो हम मेल्ट करेंगे अबव मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो सिंटरिंग की डेफिनेशन लिख लो। हीटिंग ऑफ ओर आई एम रिपीटिंग, हीटिंग ऑफ ओर above melting point to convert powdered ore into bulky mass after roasting. Heating of ore above melting point to convert powdered ore into bulky mass after roasting
is called sintering. Is called sintering. Heating of ore above melting point to convert powdered ore into bulky mass after roasting. After roasting is called sintering. Is called sintering. नहीं, सेकंड का नोट पॉइंट नहीं है बेटा, ये दो अलग ही प्रोसेस हैं जो हमें अभी पढ़नी है. सिंटरिंग क्या होगा बेटा? हीटिंग ऑफ ओर एबव मेल्टिंग पॉइंट टू कन्वर्ट पाउडर्ड ओर इनटू बल्की मास आफ्टर रोस्टिंग इज कॉल्ड सिंटरिंग. रिफ्रैक्टरी लिखना है बेटा. रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट डेफिनेशन रिफ्रैक्टरी की. रिफ्रैक्टरी compounds having high melting point. Compounds having high melting point used as protective layer. Used as protective layer at inner surface of furnace. At inner surface of furnace. 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 Note करें. I'm repeating. Compounds having high melting point used as protective layer at inner surface of furnace are known as refractory. Are known as refractory. Example होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट 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 का तो 4000 होता है मेल्टिंग पॉइंट बेटा. तो ग्रेफाइट की ब्रिक्स लगा दी जाती है अंदर से, है ना. नोट कर, रिपीट कर रहा हूं. रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स हैविंग high melting point used as protective layer at inner surface of furnace are known as refractory. Are known as refractory. ये refractory को हिंदी में हम कह सकते हैं ताप सह. अब आप नाम से समझ गए होंगे, ताप को सहने वाले, टेम्परेचर को बियर करने वाले. तो ऐसे सब्सटेंस यूज करते हैं इनर वॉल पर फर्नेस की कि वो हाई टेम्परेचर बियर कर सकें, उच्च ताप को, हाई टेम्परेचर को सह सकें. तो हाई टेम्परेचर बियर करने वाले सब्सटेंस रिफ्रैक्टरी हैं. ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ग्रेफाइट फर्नेस के इनर वॉल्स पे लगाया जाता है बेटा. फर्नेस मतलब भट्टी होती है. तो कंपाउंड्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड एज प्रोटेक्टिव लेयर एट इनर सरफेस ऑफ फर्नेस. फर्नेस. ओके. तो क्या नोट कर लिया? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है सिंटरिंग वगैरह. अब हम आते हैं इलिंगम डायग्राम पर. नहीं, कौन से योर और नहीं बेटा, ये तो सभी में यूज करना है. देखो ये कॉमन दो टर्म बता दी मैंने कि जब हमने रोस्टिंग करी, जब हमने रोस्टिंग करी तो बहुत सारा पाउडर्ड ओर वॉल पर चिपका रह जाएगा. उसको फिर से ऑब्टेन करने के लिए फर्नेस को मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट कर देते हैं. तो जो पाउडर्ड ओर होता है वो मेल्ट होके नीचे आ जाता है, बल्कि मास में कन्वर्ट हो गया, उसको हम सेपरेट कर लेंगे, इससे लॉस नहीं होता. रिफ्रैक्टरी क्या करते हैं बेटा? इनर वॉल को बचाने के लिए. देखो आपके पास जो फर्नेस है उसमें हमें हीट कहां पर करना है? अंदर ही करना है ना. जैसे ये फर्नेस है तो हम इनर वॉल्स पे क्या करते हैं? इनर वॉल्स पे ग्रेफाइट की लेयर लगा देते हैं. ग्रेफाइट की लेयर लगाते हैं. तो यहाँ पर आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते रहो, वो ग्रेफाइट जो होगा वो बियर कर लेगा हाई टेम्परेचर को, मेल्ट नहीं होगा. तो सिंटरिंग की डेफिनेशन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. ओके प्रियांशु लिखें. हीटिंग ऑफ ओर above its melting point to convert powdered ore into bulky mass after roasting. To convert powdered ore into bulky mass after roasting is called sintering. या is known as sintering. तो ये दो कॉमन से शब्द हैं जो हर जगह मेटलर्जी में यूज होंगे. हर फर्नेस में आपने रोस्टिंग कराई तो सिंटरिंग करना पड़ेगा क्योंकि ओर वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा. बेटा फर्नेस इतना छोटा सा नहीं होता कि आप उसमें ओर डाल पाओ. जितनी 4-5 क्या बोले अपन, फ्लोर की बिल्डिंग होती है ना, 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग, इतने बड़े बड़ा एक फर्नेस होता है. तो उसमें क्रेन की हेल्प से डाला जाता है जो भी चार्ज या ओर होते हैं पार्टिकल्स. तो सोचो कि एक फर्नेस में कितना सारा ओर वेस्ट हो जाएगा. तो उसको मेल्ट करके इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर से रिपीट करते हैं. क्लियर है? अभी हम पढ़ेंगे ना ब्लास्ट फर्नेस, जिसको आप जानते हैं हिंदी में बात्या भट्टी के नाम से, जो हिंदी वाले.
है ना। ब्लास्ट फर्नेस, ये 10th में पढ़ी होगी आपने, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेटलर्जी, इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम, ठीक है। इस इलिंगम डायग्राम में, इलिंगम का मतलब नेम, ठीक है। ये सिंपल साइंटिस्ट का नेम है बेटा। अपने यहाँ पर नेम होता है सिंघम, और ये फॉरेनर का नेम है इसलिए इलिंगम है। इलिंगम डायग्राम। सबसे पहले तो ये किसके बीच में खींचा गया है बेटा, ये जो कर्व है ना, ये हमें रिडक्शन ऑफ मेटल बताता है। और जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है बेटा डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इट इज अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखना बेटा, इलिंगम प्लॉटेड कर्व्स, इलिंगम प्लॉटेड कर्व्स between delta G naught and temperature of formation of oxides. Illingham plotted curves या graphs between delta G naught versus या delta G naught and temperature of formation of oxides, of formation of oxides, of formation of oxides, ठीक है, of formation of oxides, which which tells about which tells about selection of a particular reducing agent at a particular temperature, which tells about selection, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, which tells about selection of a particular reducing agent, selection of a particular reducing agent at a particular temperature, particular temperature, particular temperature, ठीक है। क्या मतलब हुआ, डेल्टा जी वर्सेस टी के ग्राफ हैं जो हमें बताते हैं कि किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन कैसे करें किसी प्रोसेस के लिए, और किस टेम्परेचर पर हमें उसको यूज करना है। मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूं, इलिंगम प्लॉटेड कर्व्स बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के बनने की ग्राफ है बेटा। ये हम उल्टा करेंगे, हमें ऑक्सीजन हटानी है, लेकिन ग्राफ किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, which tells about selection of a particular reducing agent at a particular temperature। चलो, तो इलिंगम डायग्राम के लिए सबसे मेन इक्वेशन है हमारी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है बेटा। इसको अगर मैं कंपेयर करूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें y एक्सिस पर हम डेल्टा जी नॉट को ले लेंगे, डेल्टा जी को ले लेंगे, ठीक है, और जो x है हमारा वो टेम्परेचर हो जाएगा, तो जो c है वो डेल्टा एच होगा, और जो m है ये माइनस डेल्टा एस होगा, यानी कि स्लोप। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को कंपेयर कर लिया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, टी को लिया है x एक्सिस पर और डेल्टा जी को लिया है y एक्सिस पर, तो उसकी स्लोप हो जाएगी m, जो कि होगा माइनस डेल्टा एस, नेगेटिव साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज, और डेल्टा एच होगी उसकी एंथैल्पी चेंज जो कि c है, ये इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, ये इंटरसेप्ट होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब देखना, कुछ ग्राफ में डिस्कस करूंगा इनसे रिलेटेड, अभी ये इलिंगम डायग्राम नहीं है ना। देखो, अगर मैंने ग्राफ इस तरह से बनाया बेटा, डेल्टा जी नॉट और टी का ग्राफ,
और यहां पर वो जीरो है, डेल्टा जी नॉट यहां जीरो नहीं है, यहां जीरो है। तो मुझे बताओ कि ये जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा और ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव होगा, एंट्रोपी नेगेटिव होगी। बताओ, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव ले लीजिए, तो डेल्टा एस का साइन नेगेटिव आ जाएगा। क्या इससे सहमत हो? डेल्टा एस का साइन नेगेटिव समझ में आ रहा है? ओके। समझ नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई? बेटा आप मुझे बताओ, m इक्वल्स टू, यहाँ प्लस साइन करोगे तो माइनस डेल्टा एस आएगा ना, तो स्लोप माइनस डेल्टा एस है। अब अगर एंट्रोपी हमारी, स्लोप अगर पॉजिटिव है, तो पहले से उसमें एक नेगेटिव साइन है, पहले से एक नेगेटिव साइन है, तब डेल्टा एस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये मैंने अपनी तरफ से लिया है, ग्राफ कहीं से ड्रॉ नहीं किया, मैंने खुद से एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें मैंने स्लोप पॉजिटिव ले ली। ठीक है, एक केस बना लिया जिसमें स्लोप पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ उसकी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा। अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डेल्टा जी किस तरफ जाएगा बेटा? डेल्टा जी, डेल्टा जी बढ़ेगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहेगा। तो मुझे आप एक बात बताइए कि इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि कम होगी? जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ, तो इस रिएक्शन की फॉरवर्ड टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो मैं कहूंगा फॉरवर्ड टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। ऐसा ग्राफ देख के हमें यह लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। क्या ये ग्राफ पढ़ना समझ में आया? अगर मुझे ऐसा ग्राफ दे दिया जाए जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो ऊपर की तरफ जाएगा उसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है? नेगेटिव है। आप बना लीजिए साइन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां नेगेटिव है और यहां डेल्टा जी पॉजिटिव है, ये डेल्टा जी नॉट है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा जी बढ़ेगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगी, फॉरवर्ड टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दूसरा ग्राफ ले लूं। अब बताइएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट टी, ये ग्राफ है, इसकी स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो डेल्टा एस पॉजिटिव है ना, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने पर। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव, डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव, देखो डेल्टा जी कम होता जाएगा, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव होता जाएगा, तो रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, फॉरवर्ड टेंडेंसी, फॉरवर्ड टेंडेंसी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो हमें ये ग्राफ पढ़ना आ गया। कैसा ग्राफ पढ़ना आ गया? सिंपल, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो फॉरवर्ड टेंडेंसी कम होती है, डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहेगा। अगर ग्राफ नीचे की तरफ आता है तो डेल्टा जी और नेगेटिव होता जाता है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और बढ़ती है, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन इसको हम रिलेट किससे करेंगे बेटा? स्लोप से। तो स्लोप वाला पार्ट ध्यान से समझना कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो डेल्टा एस नेगेटिव है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो हमें कभी ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होगा, हमें ग्राफ को इंटरप्रेट करना है, केवल पढ़ना है आना चाहिए बस। क्लियर है? इसमें हमें कोई ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आएगा। ग्राफ हमेशा 100%, 200% केसेस में ग्राफ गिवन होगा, ग्राफ गिवन होगा और उससे हमें इंफॉर्मेशन निकालनी होगी बस ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा आगे ग्राफ। अभी तो मैं बहुत छोटे फॉर्म में दो केस ले लिए मैंने।
सारा कुछ खेल डेल्टा जी का है। डेल्टा जी जितना नेगेटिव, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड। डेल्टा जी जितना पॉजिटिव की तरफ जाएगा, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम, मतलब रिवर्स आने की टेंडेंसी ज्यादा, क्योंकि रिवर्स में डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, एलिंगम डायग्राम ऑक्साइड के फॉर्मेशन के हैं, ये ध्यान रखिएगा, इनमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। चलिए एक लास्ट केस लूंगा मैं, सी। देखो एक लास्ट केस लूंगा, सी पार्ट, डेल्टा जी डॉट वर्सेस टी, है ना, यहां कहीं पे जीरो कर लेना, यहां भी आप जीरो मान लेना, जीरो। तो ग्राफ कुछ इस तरह से है, बताओ क्या कहानी है इस ग्राफ की। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डेल्टा एस जीरो, मतलब स्लोप क्या है, जीरो है, स्लोप जीरो है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या डेल्टा जी में चेंज आएगा? नहीं, नो चेंज। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि नो चेंज इन डेल्टा जी। तो बताओ इस तरह की रिएक्शन में स्पॉन्टिनिटी चेंज होगी ना? नहीं होगी। अगर ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है, एक ग्राफ मिलेगा हमें फ्लैट, उस ग्राफ में कोई भी स्पॉन्टिनिटी चेंज नहीं होगी। हाँ, इक्विलिब्रियम पे बोल सकते हैं डेल्टा जी नॉट जीरो, इक्विलिब्रियम में होगा। जल्दी से नोट करें बेटा, मैं रफ करूंगा इसको। कंप्लीटेड ना? क्या मैं रफ कर दूं? बेटा आपने डेल्टा जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो के वाला, इक्विलिब्रियम वाला। क्या होता था, डेल्टा जी को माइनस आर टी एल एन के, है ना। तो अगर डेल्टा जी नॉट को जीरो कर दो, तो लॉग एल एन के बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। तो के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वन। और के इक्वल्स टू वन मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की टेंडेंसी बराबर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ, अगर, हाँ सॉरी, अगर डेल्टा जी जीरो होगा तब, तब की बात है। बिल्कुल 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 100%, वो तो है ही, डेल्टा जी जब हम जीरो लेंगे तभी होगा। चलो क्या मैं यहाँ रफ कर दूं? अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, और इसको समझने की कोशिश करना। मेटल सॉलिड है, इसकी हमने O2 गैस से रिएक्शन करी, बताओ। मेटल सॉलिड की रिएक्शन O2 गैस से करी है, तो MO टाइप का सॉलिड बनेगा, या M2OX टाइप का कर देता हूं, है ना, नहीं तो आप कहोगे सर आपको वैलेंसी तो पता ही नहीं है। M2OX टाइप का सॉलिड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है। क्या बेटा ये चीज मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन है? मुझे बताइए इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस कैसा होगा? इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगी कि कम होगी? देखो, नहीं नहीं पॉजिटिव नहीं तुषार, देखो
मेटल सॉलिड था, गैस के मोल, और यहाँ सॉलिड बन रहा है, एंट्रोपी कम हो रही है ना बेटा, गैस के मोल कम हो रहे हैं, गैस की वजह से एंट्रोपी बढ़ेगी। तो जब गैस के मोल कम हो रहे हैं और टोटल सॉलिड बन रहा है तो डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव, डेल्टा एस हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप होगा पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो स्लोप होगा पॉजिटिव। तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन अगर हमें करना है तो ग्राफ कैसा बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे बेटा डेल्टा जी नॉट, यहां लिया मैंने जीरो, यहां लिया मैंने टेम्परेचर, और ग्राफ ऐसा होगा। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है मेटल से मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का। मेटल से मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमेशा एंट्रोपी नेगेटिव होगी, स्लोप पॉजिटिव होगी, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। कभी भी पूछा जाए इनमें से कौन सा ग्राफ रॉन्ग है, हमेशा देखना जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा होगा वो रॉन्ग होगा मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा? बताओ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा? एज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी, ऑक्साइड फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, ऑक्साइड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी। या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, है ना? मेटल की ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, मेटल की ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज करेगी। हो गया कैसे टाइम? सर टाइम हो गया। ओके ओके, ठीक है। चलो मैं सीआर के क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो बेटा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा पार्ट है, अपने एक नेक्स्ट 2 लेक्चर भी ले जाएगा। तो हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसको इतना रीड करना, अगर डाउट हो तो स्टार्टिंग पार्ट में पूछ लेना, जैसे अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी ना, इस चीज को स्टार्टिंग में ही पूछ लेना, और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से अपन ड्रॉ कर पाएंगे, और मेन एलिंगम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपको सीआरक्यू में दिए हुए हैं सारे ग्राफ, हमें उनको बस रीड करना है। कांस्टेंट ग्राफ, देखो कांस्टेंट ग्राफ की बात करेंगे बेटा, वो ऑक्साइड के लिए नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होगा, क्योंकि अभी हमने रिड्यूसिंग एजेंट के ग्राफ नहीं पढ़े। ठीक है, तो वेट करें उसके लिए, यहां तक आपको रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ग्राफ क्वेश्चन कौन कौन से हो गए आज? क्वेश्चन बताना बेटा, वैसे आज हमने कुछ क्वेश्चन नहीं किए। सीआरक्यू क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया बेटा, है ना? देख लें एक बार।